नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आने वाले समय में क्या होने वाला है और ख़ास तौर पर ये जो अतीक के बेटे का मामला हुआ, इससे पहले अतीक पे क्रैकडाउन हुआ, ये सारे घटनाक्रम किस तरह से राजनीतिक महत्व रखते हैं। राजनीतिक महत्व आप कहेंगे वो तो रखते हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक राजनीतिक विसात है, इसके पीछे एक बिसात बिछाई गई है। इसके साथ में एक पूरा का पूरा एजेंडा है, प्रोग्राम है, जिसको ये पूरा मामला सपोर्ट करता है। और भारतीय जनता पार्टी को जो आशंकाएं, खतरे, परेशानियां दिखाई दे रहे थे 2024 को लेकर, उनको हल करने में ये मामला काफ़ी हद तक उनकी मदद कर सकता है। एनालिसिस उतना सीधा और साफ नहीं है जितना आपके दिमाग में आ रहा है। जब हम इस पर आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसके पीछे कितनी बड़ी ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी की छुपी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। गवाह उमेश पाल की हत्या होती है तो एक सनसनीखेज मामला है, और उसके बाद ये लगता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा गई है। और उसके बाद एक बड़ा ऐलान आता है मुख्यमंत्री की तरफ से, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। और ये उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ है, इसको कैसे एक राजनीतिक फायदे में बदला जाए, इसको लेकर अंदर प्लानिंग चलने लगती है और नए नए रास्ते खोजे जाने लगते हैं। और ये रास्ते क्यों खोजे जाने लगते हैं, इसको अगर समझना है तो आपको इस देश के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला उसका एक कंपोनेंट भर है, उस पूरी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। पहले चलते हैं उन आंकड़ों पे जो आज का सत्य है, आज की हकीकत है कि इस देश में आज की राजनीति आंकड़ों में क्या है। पूरी कहानी को समझने के लिए पहले हम उस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं कि आज देश में राजनीतिक स्थिति क्या है। 2019 में जब बहुत पुलवामा हो चुका था, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुट गई थी और देशभक्ति का उबाल इस देश में था, और ये कहा जा रहा था कि इतिहास में पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई है बांग्लादेश को जीतने जैसे मामले के बावजूद। खैर, वो एक अलग विवाद है। उस पूरे घटनाक्रम के बावजूद इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की को जो वोट मिले थे, वो कुल 37% वोट मिले थे और 19% के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे। इसके अलावा इस देश में ज़्यादातर पार्टियां दहाई के नीचे थीं। तीसरे नंबर पे जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे वो थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसके पास में सिर्फ 4% वोट थे। ये वो तस्वीर है जो आपको बताती है कि सारी बुराइयों और सारी कमियों के बावजूद, सारी कमज़ोरियों के बावजूद और लगातार कमज़ोर दिखाई देने के बावजूद कांग्रेस वाली पार्टी जो है, एक बड़ी पार्टी इस देश में मौजूद है, वो एक बड़ी ताकत बन सकती है, पहली चीज़। दूसरा, आप आंकड़ा देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि असम जैसे राज्य में, जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, अच्छी खासी 14 सीटें जो हैं वहाँ पे, उसमें से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस। राजस्थान में जहाँ इतने समय से गहलोत साहब सरकार चला रहे हैं, अगर गहलोत साहब की सरकार को कुछ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के पास राजस्थान में एक भी लोकसभा सीट नहीं है। 24 सीटें बीजेपी के पास हैं, एक आरएलपी के पास है। यानी अगर आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक सीट को आप हटा दें तो सारी सीटें ही बीजेपी के पास हैं। अब इस कैलकुलेशन में अगर आप राजस्थान को देखें तो राजस्थान में बीजेपी के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए ही खोने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सीटें जो उस महान माहौल में पिछले चुनाव वाले बीजेपी ने इकट्ठी की थी, उनको रिटेन करना एक मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। इसके बाद में आप उत्तराखंड में आते हैं, सभी 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी वहाँ पे भी बीजेपी को अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है, उनके पास बढ़ने को कुछ नहीं है, सिर्फ घटने के लिए है। इसी तरह से आप अगर गुजरात में जाएं, 26 में से 26 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं, और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 25 बीजेपी के पास हैं। अभी आप जो पूरा कर्नाटक के बारे में देख रहे हैं, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत हो रही है और ये माना जा रहा है कि वो चुनाव बुरी तरह हारने वाली है,
उसके बाद में इस 25 सीटों को बचाना अगले चुनाव में एक मुश्किल टास्क होगा। बिहार में भी 17 सीटें हैं बीजेपी के पास और जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। ये जेडीयू पहले बीजेपी के साथ था, अब जेडीयू बीजेपी से दूर चला गया है, तो ये जो 16 सीटें बीजेपी की सीधे सीधे बिहार में कम हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, बड़ा प्रदेश है मध्य प्रदेश, बीजेपी के पास में है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास केवल 5 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 1 सीट है। यानी यहाँ पर भी एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस है। 62 सीटों से ज़्यादा क्या लेके आएंगे। राजस्थान में मैं आपको बता चुका हूँ 25 में से 24 सीटें हैं। इसके साथ साथ अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सभी 4 सीटें हैं। हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास है लोकसभा की। यानी ये जो परफॉर्मेंस है सारा का सारा, ये परफॉर्मेंस आपको बताता है कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस 2019 का है वो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था और उसके लिए उसको रिटेन करना चुनौती है। बात ये नहीं है कि बीजेपी को अच्छा चुनाव जीत जाना, नहीं, उसको वो रिटेन करना है, वो बचाना है। इस बीच में छवि की राजनीति शुरू होती है और जब आप इमेज की राजनीति में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अब मोदी जी जो हैं उनके ऊपर भी कोई बहुत उनको अब पाक साफ वाली नज़र से नहीं देखा जा रहा है। अब सबके बीच में स्वीकार्यता है कि सरकार ने भी गड़बड़ तो किया है और जो बहुत कट्टर समर्थक है वो भी कहने लगे हैं कि पहले गड़बड़ नहीं होती थी क्या, मतलब वो समर्थक है लेकिन फिर भी कहते हैं। तो ये और जो समर्थक हैं वो समर्थक रहेंगे, उनको कोई बदल नहीं सकता, वो ऐसा पाला बदल के नहीं आ जाएंगे, लेकिन उनका रवैया नरम होना, एक चीज़ ये दिखाई देती है। दूसरा, ये जो मामला हुआ कि भाई वो अडानी साहब की जो कंपनियां हैं, ऑफशोर कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं, उनमें पैसा किसका है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और इस पूरी चीज़ों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती देखिए कि अब विपक्षी पार्टियां लगातार एकता में लग गई हैं और धीरे धीरे करके जो मजबूत छत्रप थे जो बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, पंजाब में अकाली दल कमज़ोर पड़ चुका है, पहले अच्छी खासी स्थिति में था। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड जो आपका बिहार वाला नीतीश वाला, वो बीजेपी से छिटक गया है, बल्कि अब विपक्षी एकता को वो लीड कर रहे हैं। एक सहयोगी ये चले गए, ममता बनर्जी सहयोगी हो नहीं सकती क्योंकि बहुत एक्सट्रीम उनके साथ चल रहा है। उधर वो जो शिवसेना और वो जो दो फाड़ हुआ है उसमें देखिए लोकसभा की सीटों में क्या स्थिति बनती है कोई नहीं जानता है। तो बीजेपी के पास अब स्थिति ये है कि पहले तो वो अकेले ही सारा मोर्चा मार ले गए थे और बहुमत में अपनी पार्टी को ले आए थे, अब उनको सहयोगियों की ज़रूरत हो गई। लेकिन इस बीच में उन्होंने किसी के साथ में जो एक रिश्ते होते हैं वो इतने अच्छे नहीं बनाए कि उनका सहयोगी बन के कोई उभर के आ जाए। तो अब उनकी स्थिति यह है कि उनको नए सिरे से गठबंधन बनाना है, इसलिए वो छोटी छोटी पार्टियों के पास जा रहे हैं। एनसीपी के शरद पवार बीच में थोड़े से हिले थे, लेकिन अब वो आज दिल्ली में हैं और सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार को पता है कि वो ज़्यादा चुचपड़ करेंगे तो महाराष्ट्र में उनके साथ दिक्कत हो जाएगी, अकेले पड़ जाएंगे। तो ये चारों तरफ से एक परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है और जो परिदृश्य आज आप देख रहे हैं इसको बीजेपी बहुत पहले से देख रही है। और जब बीजेपी पहले से परिदृश्य देख रही है तो यही वजह है कि जब अडानी का मामला बहुत बड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल हुआ, तो आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक साथ एक दिन रमज़ान का महीना चलता है और नवरात्रि भी साथ में चल रही है, रामनवमी का दिन होता है। इस देश में पहले ऐसा कई बार हुआ और शांति से निपट गया है। पूरे देश में जिस शहर में आप जाइए, मस्जिदों के सामने एक खास विचारधारा के लोग झंडे लेकर निकल पड़ते हैं। अब दिल्ली से कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा भड़काऊ बयान नहीं आ रहा है, सांप्रदायिक बयान नहीं आ रहा है जिसको कि कहीं रजिस्टर होगा, नोटिस किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर सवाल उठेंगी। अब क्या हो रहा है, स्थानीय स्तर पर हो रहा है। अब जिन जगहों पे ये तनाव क्रिएट किया जा रहा है उन जगहों पे एक ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। इस ध्रुवीकरण के बीच में अगर आप भड़काऊ बयान देते हैं या कुछ देते हैं जैसे धर्म संसद वगैरह वाले, तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा था। इसीलिए आपने देखा होगा आरएसएस चीफ लगातार सफाइयां दे रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वज एक थे, ये वो तमाम सारी बातें, और धर्मांतरण ज़बरदस्ती कराया गया और मतलब कुल मिला के, और उसके साथ साथ
जो पसमानदा मुसलमानों को साथ लेने की कोशिशें हैं, दूसरी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है, और उस ध्रुवीकरण के बीच में जब ये उमेश पाल हत्याकांड होता है तो बीजेपी को ये समझ में आता है कि एक ऐसा मौका है कि जब हम उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा डिवाइडेड स्टेट है, जहाँ धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा दो फाड़, छत्तीसगढ़ में दंगा करने की कोशिश हुई, वहाँ दंगा चल रहा है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको लगातार जो मीडिया में हैं, जिनको कहना दूसरी जगहों पे थोड़ा सा तनाव बढ़ाने वाली बातें। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अगर ये संदेश दिया जाता है, एक फैलेसी जनरेट की जा रही है, एक संदेश खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया, जितने भी गैंगस्टर हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। क्योंकि होता ये, सरकार कहती है मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, एनकाउंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री खुद कहें बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में जितने बुलडोजर चलने हैं, जितनी कार्रवाइयाँ होनी है, वो सारी की सारी एक खास धर्म के लोगों के साथ हो रही हैं। तो उससे ये संदेश जाता है कि भाई मुसलमानों के साथ में ये तगड़ा जो सारे के सारे क्रिमिनल डॉन यही हैं, तो इसलिए इनसे बच के रहना है। और ये अंदर खाते हर चुनाव में ये फैलाया जाता है कि अगर योगी हट गया, अगर मोदी हट गया, तो ये हिंदुओं को पता नहीं क्या कर देंगे। ये हर मैसेज, हर इलेक्शन में यूपी में ये मैसेज स्प्रेड किया जाता है कि यही दो रक्षक हैं आपके, तो इनको सरकार में रखे रहो। इसमें ये जो तरीका है, ये वाला, ये जो परसेप्शन वाला तरीका है कि अब आप ह्यूमन राइट वायलेशन करो, कुछ भी करो, कानून तोड़ो, संविधान तोड़ो, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई इस मामले में आवाज़ उठाएगा तो आपके पास फिर से एक मौका है। ये देखिए, ये मुल्ला मुलायम का लड़का आ गया, ये मुसलमानों के हित चिंतक आ गए, फलां आ गए, ढिमके आ गए। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर सिर्फ मुसलमान हैं, गैंगस्टर उत्तर प्रदेश में हिंदू भी बहुत हैं। कल मैंने वीडियो बनाया था कि कितने गैंगस्टर्स बहुत सारे बड़े बड़े चैन के साथ मज़े से घूम रहे हैं। लेकिन कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मुसलमानों से नफरत है, नफरत से ज़्यादा उसको राजनीति में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके खिलाफ सिलेक्टिव अगर एक्शन लोगे तो एक मैसेज जाएगा कि यही अपराधी होते हैं, और ये दूसरा सामने वाला जो खड़ा हुआ है ये हिंदुओं का सेवियर है, उनकी रक्षा कर रहा है। और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, कुछ बोलता है, जैसे अखिलेश यादव ने बोला, तो आपके पास अगेन मौका ये कहने के लिए कि देखिए ये आ गए उनके हितरक्षक, इन लोगों ने तुष्टीकरण किया है, देखिए अपराधी हैं और ये अपराधियों की तरफ से बोल रहे हैं। योगी जी तो देखिए सबका घर ठिकाने लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके बीच में ये लोग आके जो है खड़े हो जाते हैं, ये काम ही नहीं कर रहे, इन लोगों के कारण ही इतने सिर पे चढ़े, वगैरह वगैरह। और इस मैसेज को अक्रॉस द हिंदी बेल्ट, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, या दूसरे राज्य हों, उनमें पेनिट्रेट कराया जा रहा है। ये जाएगा संदेश। अभी कुछ दिन में सोशल मीडिया सेल और शुरू हो जाएगी, उसमें और बहुत सारे मैसेजेस बन जाएंगे, और वो एक पूरा वातावरण बनाने की कोशिश होगी। तो जो एक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का एक बड़ा परसेप्शन बन रहा था, एक छवि बन रही थी कि भाई साहब मोदी जी अजय नहीं रहे, क्योंकि अब मामला निकला है अडानी वाला, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ हो जाए। राहुल गांधी ने यात्रा कर दी है, बड़ा फिगर बन रहा है, अब तो विपक्ष भी एक भी होने लग गए हैं। तो एक जो परसेप्शन होता है ना कि हम अजय हैं, हम सबसे बड़े हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता। आप किसी से पूछ लेंगे हाँ भाई 24 में मोदी को हराना तो मुश्किल है, ये परसेप्शन ही मोदी की जीतने की गारंटी। और इस परसेप्शन के बीच में आपके पास में कर्नाटक का चुनाव आ गया, जिसमें लड़खड़ाती दिख रही है बीजेपी। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ही रास्ता है। अडानी से अगर आपको ध्यान हटाना है, अगर आपको ये जो विपक्षी एकता वाला मामला है इसको भी पंक्चर करना है, इसको हिट करना है, इसको नुकसान पहुंचाना है और अपनी छवि उससे ही बड़ी बनानी है, तो आप सांप्रदायिक विभेद वाली राजनीति को खड़ा कर दो, पोलराइजेशन करो, दो भागों में बांटो, 80 बनाम 20 की राजनीति करो। और ये जितना घटनाक्रम हो रहा है ना, ये सब उसी का हिस्सा है। आने वाले समय में आप और देखेंगे। अब ये देश के लोगों की अक्लमंदी है कि वो मिल के रहते हैं या एक दूसरे से लड़ते हैं और किसी और को फ़ायदा पहुंचाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसका एक पूरा एनालिसिस समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।